कल रात को आना जरूर तुम। अगर निमाई पंडित राजी नहीं भी हुए तो तुम्हारे ईमान और धर्म पर पूरा विश्वास करके साथ चलूंगी मैं। यह सुनकर चंदन कुमार अपलक और अवाक दृष्टि से निहारता रहा लक्ष्मी के चेहरे की ओर और फिर बिना कुछ बोले एक झटके से बाहर निकल गया। दूसरे दिन सूर्य नगर की गलियों में चक्कर लगाता हुआ चंदन कुमार निमाई पंडित का मकान खोजने लगा। धूप काफी तेज थी, चारों तरफ सन्नाटा था। एक गली में काफी दूर जाने के बाद एक लड़का गुल्ली डंडा खेलता हुआ दिखाई पड़ा। चंदन कुमार ने उससे पूछा, निमाई पंडित का मकान जानते हो? हाँ, लड़का बोला, मुझे उनके घर पहुंचा दो, मैं तो खेल रहा हूं, मैं तुमको 1 पैसा दूंगा, लाओ दो। जेब से निकालकर चंदन कुमार ने 1 पैसा रख दिया उसके हाथ पर। लड़का बोला, आओ। कुछ दूर जाने के बाद लड़के ने एक मकान की ओर इशारा किया और वापस लौट गया। चंदन कुमार ने एक बार सतर्क दृष्टि से चारों तरफ देखा और फिर निमाई पंडित के मकान में घुस गया। खपरेल के नीचे कच्चे दलान में बैठे थे निमाई पंडित। उनके सामने एक नई पुस्तक जो ताड़पत्र में थी रखी थी और उसे बड़े मनोयोग से पढ़ रहे थे। उस समय चंदन कुमार का पद चाप सुनकर निमाई पंडित ने दृष्टि उठाई और शास्त्र चिंतन में डूबे थे। वो किसी प्रकार शास्त्र चिंतना जनित स्वप्नाच्छन्नता को दूर कर उन्होंने पूछा, किससे मिलना चाहते हो? निमाई पंडित से। चंदन कुमार बोला, मैं ही हूं निमाई पंडित, कहिए। जूता उतार कर चंदन कुमार ने निमाई पंडित का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। निमाई पंडित आशीर्वाद देकर बोले, आपकी ही नावें घाट पर लगी हुई है ना? जी हां। फिर अपना पूरा परिचय देते हुए चंदन कुमार आगे बोला, आप ब्राह्मण हैं और महापंडित भी हैं, मुझे आप कहकर संबोधित ना करें। अच्छा कार्य क्या है बतलाओ, मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूं। सुना है कि आप अपराजय पंडित ही नहीं, सत्कार्य करने का साहस भी है आप में। निमाई पंडित बोले, तुम्हारी नम्रता और विनय देखकर डर लग रहा है, क्या कहना चाहते हो? आप लक्ष्मी को जानते हैं? तीक्ष्ण दृष्टि से चंदन कुमार की ओर देखकर निमाई पंडित बोले, जानता हूं, नवद्वीप के सभी लोग जानते हैं उसे। फिर कोई उसके उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता? निमाई पंडित मौन रहे। चंदन कुमार बोला, मैं लक्ष्मी से विवाह करना चाहता हूं, आप करेंगे मेरी सहायता? पोथी को एक तरफ रखकर निमाई पंडित विस्मय के भाव से बोले, लक्ष्मी के विषय में सारी बातें जानते हो तुम? जानता हूं, कहकर चंदन कुमार ने नाव से उतरने की बात की सारी एक एक बातें सुना दी। फिर कहा, इस नगर में लक्ष्मी निस्सहाय है और मैं भी अकेला हूं। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो उसे भी जीवन में सहारा मिल जाएगा और मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा एक भोली भाली युवती का। निमाई पंडित भौहें सिकोड़ कर विचार मगन हो गए। फिर बोले, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, यद्यपि इसमें तुम्हारा स्वार्थ है, पर इससे तुम्हारा महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि महत्व और भी बढ़ जाता है तुम्हारा। मैं तुम दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाने के लिए सहर्ष तैयार हूं, मगर गंधर्व रीति से ही संभव हो सकेगा। जब देश काल परिस्थिति प्रतिकूल हो तो गंधर्व विवाह ही एकमात्र संभव उपाय है। ठीक है, आप जैसा उचित समझे, परंतु मेरा एक निवेदन है। अंत में चंदन कुमार ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, ब्राह्मण का घर है, यहां थोड़ा पादोदक मिल जाता तो। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है क्या? चौंकर निमाई पंडित बोले, जी नहीं, परसों केवल लक्ष्मी के हाथ का बना खाना खाया था मैंने।
तब से। कैसे आश्चर्य की बात है, तुमने अब तक मुझे बतलाया क्यों नहीं? ठहरो, मैं देखता हूं, कहकर निमाई पंडित झटपट अंदर गए। तीसरा प्रहर था वो। निमाई पंडित की धर्मपत्नी विशालाक्षी परिवार के सभी लोगों को खिलाकर स्वयं भोजन करने जा रही थी उस समय। तभी निमाई पंडित ने आकर कहा, एक अतिथि आया है, उसके लिए कुछ खाने के लिए दे सकोगी? सिर हिलाकर विशालाक्षी बोली, हाँ हाँ। फिर झटपट दालान में जाकर गंगा जल छिड़क कर पीड़ा बिछाकर अपनी थाली उन्होंने अतिथि के लिए रख दी वहां और पति की ओर देखा। निमाई पंडित खड़े देख रहे थे सब कुछ। फिर मुस्कुराते हुए चंदन कुमार को बुलाने चले गए थे। मौन कर्तव्य प्रायणा पतिव्रता अनादृत पत्नी को देखकर क्षण भर के लिए विष्णु पत्नी लक्ष्मी की याद हट गई उनके चित्त से। एक विद्वान तपस्वी ब्राह्मण के घर चंदन कुमार ने पूर्ण तृप्त होकर प्रसाद पाया। परामर्श करते करते अपराह्न का समय व्यतीत हो गया। योजना पूरी हो गई। निमाई पंडित के यहां से निकलकर चंदन कुमार ने अपनी सारी नावें और व्यापार की सारी कीमती वस्तुएं तुरंत नवद्वीप से रवाना कर दी। केवल उसका अपना बजरा रह गया। उस बजरे में दैनिक उपयोग की वस्तुएं और सुख सुविधा के सभी सामान थे। सांझ होते ही निमाई पंडित उस बजरे को लेकर नवद्वीप से काफी दूर निकल गए और एकांत में एक जगह उसे रोककर चंदन कुमार की प्रतीक्षा करने लगे। अमावस्या की स्याह काली मां धीरे धीरे घनीभूत होने लगी। लक्ष्मी को चंपाकली तैयार करने लगी। उसके आदेश पर लक्ष्मी ने गंगा स्नान किया। सारे शरीर में इत्र मिश्रित चंदन का लेप लगाया। मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगाया। गले में लाल जवा पुष्प की माला डाली और फिर लाल चौड़े पाड़ की रेशमी साड़ी उसे धारण करवाई। सचमुच किसी कपाल की सद्य यौवना भैरवी सी लग रही थी उसमें लक्ष्मी को पूरी तरह तैयार कराकर चंपाकली साधना का इंतजाम कराने माधवानंद के मठ में चली गई। मैं आगे की घटना का आपके समक्ष वर्णन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में पूर्व जन्म के काले पन्ने प्लेलिस्ट में जाकर इसके पूर्व के भागों को देख सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष विद्या अंक विद्या के माध्यम से अपने जीवन के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्मी को पूरी तरह तैयार कराकर चंपाकली साधना का इंतजाम करने माधवानंद के मठ में चली गई। मेरे सामने मठ के प्रमोद उद्यान का दृश्य था। काफी लंबा चौड़ा विशाल मठ था वह। मैंने देखा प्रमोद उद्यान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उद्यान के चारों तरफ बकुल, कुंद, मोलश्री, परिजात केतकी और आम जामुन के पेड़ थे। उनके बाद विभिन्न रंगों के सुंदर और सुगंधित पुष्पों के पौधे और लताएं थी। उद्यान के एक और स्वर्ण मंडित स्फटिक का एक बड़ा सा सिंहासन था जिस पर पद्मासन की मुद्रा में बैठा माधवानंद का पालिक स्फटिक के पारदर्शक गिलास में धीरे धीरे मदिरा पान कर रहा था। लाल रेशमी वस्त्र धारण किए था वो। गले में स्फटिक और रुद्राक्ष के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों की मालाएं झूल रही थी। नरमुंड भी लटक रहा था वह। सिंहासन के बगल में एक ऊंचे दीपाधार पर नरमुंड में घी का दीप जल रहा था। सिंहासन के दूसरी ओर एक अर्धनग्ना युवती कन्या के हाथ में मदिरा पात्र लिए खड़ी थी। पास ही एक युवती भी खड़ी थी जो चौर डुला रही थी माधवानंद पर। उसके बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे और यौवन से भरपूर देह यष्टि बिल्कुल अनावृत थी। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था मर्यादा की रक्षा के लिए। गिलास की मदिरा समाप्त होते ही पहली वाली युवती पुनः उसे मुद्रा उड़ेल देती थी। शायद इसी कार्य के लिए
उसे वहां उपस्थित किया गया था। मदिरा पान करते समय कपालिक माधवानंद कभी उस शाखी की ओर तो कभी उद्यान के मुख्य फाटक की ओर देख लिया करता था। उसका चित्त जैसे आकुल था उस समय। तभी उसकी दृष्टि चंपा कली पर पड़ी। उसे देखते ही वो बोला, सब ठीक है ना चंपा कली?